हेलो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका आज के हिंदू लॉ के नए टॉपिक में जो हम लोग पढ़ रहे हैं। हिंदू अल्पवयस्कता एवं संरक्षिता अधिनियम के अंतर्गत एक जो नैसर्गिक संरक्षक की जो शक्तियां हैं उनकी हमें व्याख्या करनी है। ठीक है, जो जो पावर्स ऑफ अ नेचुरल गार्जियंस होते हैं उनकी हमें हिंदू अल्पवयस्कता और संरक्षिता अधिनियम के अंतर्गत हमें क्या करनी है, इसकी व्याख्या करनी है शक्तियों की। ठीक है, जो नेचुरल गार्जियंस होते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अधिनियम ही है इसके अंतर्गत जितने भी हिंदू लॉ में और अधिनियम्स को आपको पढ़ के जाना ही जाना है। ठीक है, इसी से रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं और इसी रिलेटेड क्या होते हैं, केस लॉज भी आते हैं। तो आप इसको देखते जाओ वीडियो को और समझते जाओ कि आपको कैसे क्वेश्चन फ्रेम करना है एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। हिंदू अल्पवयस्कता, जो हिंदू अल्पवयस्कता है और जो संरक्षकता अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक नैसर्गिक संरक्षण की शक्तियां यानी कि पावर्स ऑफ नेचुरल गार्डियन को पढ़ेंगे। तो हिंदू अल्पवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक नैसर्गिक संरक्षक नेचुरल गार्डियन वह व्यक्ति होता है, या नेचुरल गार्डियन क्या होता है, वो इंसान होता है जो किसी हिंदू अल्पवयस्क यानी माइनर के लिए कानूनी रूप से संरक्षण के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। तो एक जो हिंदू अल्पवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956 के अंतर्गत क्या होता है, एक नैसर्गिक संरक्षक यानी कि नेचुरल गार्डियन वह व्यक्ति होता है या वो इंसान होता है जो किसी हिंदू अल्पवयस्क, जो क्या होता है, किसी हिंदू अल्पवयस्क यानी कि माइनर के लिए क्या करता है, कानूनी रूप से संरक्षक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, संरक्षक के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। यह संरक्षक उस अल्पवयस्क के भरण पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और संपत्ति से संबंधित मामलों में निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होता है। और जो ये संरक्षक होता है, जो गार्जियन होता है, वो उस अल्पवयस्क यानी कि माइनर के जो भरण पोषण हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया और संपत्ति के जितने भी संबंधित मामलों में निर्णय लेने के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। और नैसर्गिक संरक्षक को देखेंगे, यानी कि जो नैसर्गिक संरक्षक है वो अल्पवयस्क के अधिकारों और भलाई को सुनिश्चित करने के लिए कुछ शक्तियां प्रदान की जाती हैं। और जो नेचुरल गार्जियन होता है उसको अल्पवयस्क के अधिकारों और भलाई को क्या करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए कुछ शक्तियां प्रदान की जाती हैं, कुछ पावर्स दी जाती हैं। जैसे कि आगे चलते हैं कि अल्पवयस्कता यानी कि जो अल्पवयस्कता और जो संरक्षकता अधिनियम 1956 के तहत यह कानूनी प्रावधान विशेष रूप से धारा 6 से संबंधित है। कौन सी धारा से, धारा 6 से संबंधित है। जो हिंदू परिवारों में बच्चों की संरक्षकता और के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। जो हिंदू परिवार है उनमें जो बच्चों की संरक्षकता यानी कि जो गार्जियनशिप है वो, या जो उनका प्रोटेक्शन है, उसकी क्या है, महत्वपूर्ण जानकारी धारा 6 प्रदान करता है इस अधिनियम के अंतर्गत। आगे चलते हैं तो नैसर्गिक संरक्षक यानी नेचुरल गार्जियंस होते कौन कौन है। देखो भाई, नैसर्गिक संरक्षक कौन कौन होते हैं। तो नैसर्गिक जो संरक्षक होते हैं वह व्यक्ति होता है जो किसी अल्पवयस्क के जन्म के समय से ही उसके कानूनी मामलों में उसकी देखभाल करने का अधिकार रखता है। जैसे कि जो नैसर्गिक संरक्षक व्यक्ति होता है जो किसी अल्पवयस्क के जन्म लेने के समय से ही वो उसके कानूनी मामले हो गए उसमें उसकी देखभाल करने का अधिकार रखता है। हिंदू धर्म के अनुसार देखें तो पति पत्नी के संबंध में जो अल्पवयस्क है वो बच्चे के पिता और माँ दोनों को नैसर्गिक संरक्षक क्या करा जाता है, माना जाता है। जो पति पत्नी, हिंदू धर्म के अनुसार जो है, जो पति पत्नी के संबंध में जो अल्पवयस्क यानी कि जो बच्चा है उसके जो माता पिता हो गए और जो माँ हो गए वो दोनों को ही नैसर्गिक संरक्षक माना जाता है। अब यदि पिता क्या है, जीवित है, जीवित नहीं है, यदि पिता क्या है वो जीवित नहीं है तो माँ को नैसर्गिक संरक्षक का अधिकार है। और यदि जो है पिता है वो जीवित नहीं है तो माँ को नैसर्गिक संरक्षक का क्या होता है, अधिकार मिलता है। और पिता की मृत्यु के बाद माँ को बच्चे के मामलों में निर्णय लेने की शक्ति होती है। और पिता के मृत्यु के बाद जो माँ को क्या होता है, बच्चे के मामलों में निर्णय लेने की शक्ति होती है। आगे चलते हैं तो नैसर्गिक संरक्षक यानी कि पावर्स ऑफ नेचुरल गार्जियंस क्या होता है। तो पावर्स ऑफ नेचुरल गार्जियंस को देखेंगे तो नैसर्गिक संरक्षक को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होती है। जो नैसर्गिक संरक्षक है उसको क्या होती है, निम्नलिखित शक्तियां क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। जो उसे अल्पवयस्क, जो उसे क्या करता है, अल्पवयस्क के भरण पोषण, शिक्षा और संपत्ति से संबंधित निर्णय लेने की अनुमति देता है। जो उसे अल्पवयस्क के भरण पोषण हो गया, शिक्षा हो गया और जो संपत्ति से संबंधित निर्णय लेने की क्या देता है, अनुमति देती है। ठीक है, आगे चलते हैं कि पहला हो गया भरण पोषण और देखभाल की शक्ति। सबसे पहले क्या हो गया, भरण पोषण और देखभाल की शक्ति यानी कि पावर टू प्रोवाइड मेंटेनेंस एंड केयर। नैसर्गिक संरक्षक के पास बच्चे के भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस और देखभाल, केयर के लिए क्या होता है, केयर के लिए जिम्मेदारी होती है। जो नैसर्गिक संरक्षक है उसके पास क्या होता है,
बच्चे के भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस और देखभाल यानी केयर के लिए जिम्मेदारी होती है। वह सुनिश्चित करता है कि बच्चे को सही पोषण, आश्रय, स्वास्थ्य देखभाल और शारीरिक मानसिक विकास के लिए उचित वातावरण मिले। और वो यह सुनिश्चित करता है कि जो बच्चा है उसको सही पोषण हो गया, आश्रय हो गया, स्वास्थ्य हो गया, देखभाल और शारीरिक मानसिक विकास के लिए क्या मिले, उचित वातावरण मिले। संरक्षक को बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में निर्णय लेने का अधिकार होता है, और जो संरक्षक है उसको क्या होता है, बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में जो है निर्णय लेने का अधिकार होता है। उदाहरण के रूप में देखेंगे, यदि बच्चे को किसी बीमारी का इलाज करवाने की आवश्यकता है, यदि जो बच्चा है उसको किसी बीमारी लग गई है, उसका इलाज करवाने की उसे आवश्यकता है, तो नैसर्गिक संरक्षक इसे तय करने का अधिकार रखता है। तो नैसर्गिक संरक्षक है वो क्या करता है, इसे तय करने का अधिकार रखता है। शिक्षा और प्रशिक्षण की शक्ति को देखें, यानी पावर टू डिसाइड ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो क्या है कि नैसर्गिक संरक्षक को बच्चे की शिक्षा और प्रशिक्षण के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त होता है। तो नैसर्गिक संरक्षक हो गया, उसको बच्चे की शिक्षा हो गया और प्रशिक्षण के संबंध में जो निर्णय लेने का क्या होता है, अधिकार प्राप्त होता है। इसमें जो है बच्चे को स्कूल भेजने का निर्णय, पाठ्यक्रम का चुनाव, अतिरिक्त गतिविधियों में भागीदारी आदि शामिल होते हैं। इसमें जैसे क्या 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 शामिल होता है, बच्चे को स्कूल भेजने का निर्णय हो गया, पाठ्यक्रम क्या पढ़ाना है, पाठ्यक्रम का चुनाव हो गया, जो अतिरिक्त गतिविधियां उसमें भागीदारी आदि क्या होते हैं, शामिल होते हैं। उदाहरण के रूप में देखेंगे तो नैसर्गिक संरक्षक जो है वो यह तय कर सकता है कि बच्चे को किस स्कूल में पढ़ाई करनी चाहिए। तो नैसर्गिक संरक्षक क्या करता है, ये तय कर सकता है कि बच्चे को किस स्कूल में पढ़ाई करनी चाहिए, क्या उसे किसी विशेष विषय में शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और क्या उसे किसी विशेष विषय में शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। कौन तय करेगा, नैसर्गिक संरक्षक तय करता है। संपत्ति के प्रबंधन में या संपत्ति के प्रबंधन की शक्ति किसके पास होती है, पावर टू मैनेज द माइनर्स प्रॉपर्टी। तो नैसर्गिक संरक्षक के पास बच्चे की संपत्ति का प्रबंधन करने का अधिकार होता है। जो नैसर्गिक संरक्षक हो गया उसके पास क्या होता है, बच्चे की संपत्ति का प्रबंधन करने का अधिकार होता है। वह बच्चे के स्वामित्व वाली संपत्ति का उपयोग और प्रबंधन करता है, और वह क्या करता है, बच्चे के स्वामित्व वाली जो संपत्ति है उसका उपयोग करता है और प्रबंधन भी करता है। लेकिन यह प्रबंधन बच्चे की भलाई और हित में होना चाहिए, और लेकिन ये जो प्रबंधन है वो बच्चे की भलाई और हित में होना चाहिए। यह जो अधिकार है वो विशेष रूप से धारा 8 के तहत जो अल्पवयस्क की संपत्ति के प्रबंधन से संबंधित है। और यह अधिकार क्या है, वो विशेष रूप से धारा 8 के तहत है, जो ये संपत्ति का प्रबंधन की शक्ति है, जो अल्पवयस्क की संपत्ति का प्रबंधन से संबंधित है। ठीक है, जो नैसर्गिक संरक्षक है वो बच्चे की संपत्ति बेचने, कर्ज लेने या अन्य वित्तीय निर्णय लेने के लिए अदालत से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। जो नैसर्गिक या नेचुरल गार्जियन होते हैं उसको बच्चे की संपत्ति बेचने की, कर्ज लेने या कोई अन्य वित्तीय निर्णय लेने के लिए जो अदालत से उसे अनुमति प्राप्त करने की सबसे पहले तो आवश्यकता होती है। उदाहरण के रूप में देखेंगे तो कह रहा है कि एग्जाम्पल में, यदि एक अल्पवयस्क के पास कोई संपत्ति है तो उसका संरक्षक इस संपत्ति का रखरखाव और प्रबंधन करेगा। और यदि एक अल्पवयस्क के पास क्या है, कोई संपत्ति है या कोई प्रॉपर्टी है, तो उसका जो संरक्षक है वो इस संपत्ति का रखरखाव और प्रबंधन करेगा, लेकिन उसे संपत्ति बेचने का या स्थानांतरित करने के लिए अदालत की अनुमति प्राप्त करनी होगा। लेकिन अगर उसे संपत्ति बेचनी है, रखरखाव कर सकता है, उसकी रक्षा कर सकता है, सब कर सकता है, लेकिन अगर उसे बेचनी है, स्थानांतरित करनी है, ठीक है, तो उसे अदालत की अनुमति प्राप्त करनी इसके लिए जरूरी होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो विवाह की अनुमति कैसे होगी, तो विवाह की अनुमति कौन देता है, तो विवाह की अनुमति यानी पावर टू गिव कंसेंट ऑफ मैरिज। नैसर्गिक संरक्षक के पास शक्ति होती है कि वह अपने बच्चे के विवाह के लिए अनुमति दे या निर्णय ले। तो नैसर्गिक यानी कि जो नेचुरल गार्जियंस है उनके पास क्या होती है, शक्ति होती है कि वो अपने बच्चे के विवाह के लिए अनुमति दे या ना दे। हालांकि यह अधिकार केवल उस समय लागू होता है जब बच्चे का विवाह कानूनी रूप से अस्वीकृत आयु तक पहुंचा, और यह अधिकार केवल उसी समय तक लागू होता है जब बच्चे का जो विवाह है वो कानूनी रूप से अस्वीकृत आयु तक क्या हो, पहुंचा हो। उदाहरण के रूप में देखें, यदि एक लड़की ने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है तो उसकी माँ या पिता उसे विवाह के लिए अनुमति देने का निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, और यदि क्या है, एक लड़की ने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है तो उसकी माँ या पिता उसे विवाह करने की अनुमति देने का निर्णय ले सकते हैं कि हाँ भाई तुम विवाह कर सकती हो। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि अदालत अदालत की अनुमति के बिना बड़े निर्णय, यानी कि बिना बड़े निर्णय नहीं होंगे। नो मेजर जो डिसीजंस होते हैं वो अदालत की अप्रूवल के बिना या कोर्ट अप्रूवल के बिना कोई भी बड़े या मेजर डिसीजन नहीं लिए जाएंगे। जैसे कि अल्पवयस्क की संपत्ति से संबंधित बड़े निर्णय, जो अल्पवयस्क है उसकी संपत्ति से संबंधित जो बड़े निर्णय हो गए
जैसे कि जो संपत्ति बेचने हो गया, रियल एस्टेट हो गया में निवेश करने या किसी बड़ी संपत्ति का दान करने के लिए नैसर्गिक संरक्षक को अदालत से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होता है। जैसे अल्पव्यस्कीय संपत्ति से संबंधित बड़े निर्णय हो गए, जैसे कि संपत्ति बेचने, रियल एस्टेट में निवेश करने या किसी बड़ी संपत्ति का दान करने के लिए जो नैसर्गिक संरक्षक है उसको अदालत से अनुमति प्राप्त करने क्या होता है, अनिवार्य होता है। अर्थात नैसर्गिक संरक्षक को बच्चे की संपत्ति से संबंधित जो महत्वपूर्ण लेन-देन के लिए अदालत की स्वीकृति की आवश्यकता होती है, ताकि बच्चे के हितों की क्या की जा सके, रक्षा की जा सके। उदाहरण के रूप में देखेंगे, यदि नैसर्गिक संरक्षक बच्चे की संपत्ति बेचने की योजना बनाता है तो उसे पहले अदालत से अनुमति क्या होगी, लेनी होगी। नैसर्गिक संरक्षक की शक्तियों पर क्या सीमाएं हैं, भाई लिमिटेशन क्या क्या है इनकी शक्तियों पर, तो अल्पवयस्क के अधिकार की रक्षा करना। नैसर्गिक संरक्षक को बच्चे के सर्वोत्तम हित को सुनिश्चित करना होता है, मतलब उसका सबसे ज्यादा हित होना चाहिए, जो भी नेचुरल गार्डियंस है, बच्चे के सर्वोत्तम हित को सुनिश्चित करना होता है। इसीलिए वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ही नहीं कर सकता है, लेकिन इसीलिए वो क्या कर सकता है, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। यदि वह बच्चे के हितों के खिलाफ कोई निर्णय लेता है तो उसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है, और यदि वो क्या करता है, बच्चे के हित के खिलाफ भी कोई निर्णय लेता है तो उसे क्या करा जा सकता है, अदालत में उसे चुनौती दी जा सकती है। अदालत की अनुमति की आवश्यकता कैसे होती है कि जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, कुछ मामलों में जैसे संपत्ति का विक्रय या अन्य महत्वपूर्ण निर्णय नैसर्गिक संरक्षक को अदालत से अनुमति प्राप्त करनी होती है। जैसे कि पहले उल्लेख किया गया कि कुछ मामलों में जैसे कि संपत्ति का विक्रय हो गया या अन्य कोई महत्वपूर्ण निर्णय हो गया, उसमें नैसर्गिक संरक्षक को क्या होता है, अदालत से अनुमति प्राप्त करनी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। उदाहरण के रूप में देखेंगे, यदि नैसर्गिक संरक्षक किसी अल्पवयस्क के नाम पर संपत्ति बेचता है, यदि जो नैसर्गिक संरक्षक है वो किसी अल्पवयस्क के नाम पे, माइनर के नाम पे संपत्ति बेचता है, तो इसे अदालत से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही वैध माना जाएगा। इसे जो है अदालत से जब तक अप्रूवल नहीं प्राप्त कर लेगा तब तक इसे वैध नहीं माना जाएगा। इसको अदालत से अप्रूवल के बाद ही वैध माना जाएगा। ठीक है, न्यायिक दृष्टिकोण यानी कि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने नैसर्गिक संरक्षक की शक्तियों पर कई निर्णय दिए। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या करा, नैसर्गिक संरक्षक की शक्तियों पर कई निर्णय दिए, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि संरक्षक का कर्तव्य है कि वह बच्चे के सर्वोत्तम हित में निर्णय ले। और इसमें यह क्या करा गया है, यह स्पष्ट किया गया है कि संरक्षक जो है, जो गार्जियन है, उसका कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी है कि वह बच्चे के सर्वोत्तम हित के लिए क्या ले, निर्णय ले। यदि संरक्षक किसी भी प्रकार से बच्चे के अधिकारों का उल्लंघन करता है या उनका शोषण करता है तो न्यायालय हस्तक्षेप भाई कर सकता है, तो उसमें मतलब कि वो उसमें बीच में टांग अड़ा सकता है। मीनाक्षी कुमारी बनाम बनाम राज्य वाले मैटर में क्या होता है, इस मामले में न्यायालय ने तय किया कि जब बच्चे के माता पिता के बीच विवाद होता है तो अदालत को यह सुनिश्चित करना होगा कि संरक्षक का चयन बच्चों के सर्वोत्तम हित में किया जाए। ठीक है, अगर दोनों के बीच में विवाद होता है तो यह अदालत सुनिश्चित करेगा कि बच्चे के सर्वोत्तम हित में क्या है, संरक्षक का चयन किया जाए। ठीक है, और इसमें आखिरी में क्या कह रहा है निष्कर्ष में कि हिंदू अल्पवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956 के तहत जो नैसर्गिक संरक्षक को बच्चे के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर निर्णय लेने का अधिकार होता है। यह अधिकार बच्चे के भरण पोषण, शिक्षा, संपत्ति से के प्रबंधन, विवाह आदि से संबंधित होते हैं, लेकिन ये अधिकार बच्चे के सर्वोत्तम हित में प्रयोग किए जा सकते हैं। लेकिन जो ये अधिकार है वो बच्चे के सर्वोत्तम हित में ही प्रयोग किए जा सकते हैं। ठीक है, साथ ही न्यायालय की अनुमति के बिना नैसर्गिक संरक्षक को कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता, और साथ ही जो न्यायालय की जो अनुमति के बिना जो नैसर्गिक संरक्षक हो गए, नेचुरल गार्डियन हो गए, उनको कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार ही नहीं होता है। नैसर्गिक संरक्षक को यह सुनिश्चित करना होता है कि वह बच्चे के हितों की रक्षा कर रहा है और उसकी संपत्ति का क्या कर रहा है, प्रबंधन उचित तरीके से कर रहा है। तो ये हम लोग का आज का टॉपिक था, हिंदू अल्पवयस्कता अधिनियम के तहत, यानी कि जो भरण पोषण जो भी है संरक्षक के तहत हिंदू अल्पवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम के अंतर्गत हमें नैसर्गिक यानी कि नेचुरल गार्डियंस का, पावर ऑफ नेचुरल गार्डियंस की हमें क्या करनी थी, व्याख्या करनी थी, वो हम लोगों ने बहुत अच्छे से कर दी। मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से टॉपिक समझ में आ गया होगा हिंदू लॉ का। ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।